कि हमारी आबादी की 50% नौकरी 25 साल से कम उम्र की है। तो ये हर साल तकरीबन 1 करोड़ बच्चे बड़े होंगे 18 साल की उम्र पार करके, वो कार्य और काम इस क्षेत्र में खड़े हुए होंगे नौकरी के लिए। ये एक बहुत बड़ा संकट नहीं, एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारी सरकार के लिए, और सरकार ये कार्य अकेली नहीं कर सकती। इसको जनता, इसको संगठनों से, इसको प्राइवेट इंडस्ट्री से, इन सब की ओर से मदद चाहिए और तभी ये आगे बढ़ सकते हैं। कल शाम प्रधानमंत्री जी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहे थे। एक संगठन मुंबई में 50 साल के कार्य पूरा हुआ था, वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने ये बोला है कि जनता को ये नहीं समझना चाहिए कि वोट करने पे जहाँ एक जाके ईवीएम में बटन आपने दबा दिया और उंगली के ऊपर एक काला निशान लग गया और आप अगले 5 साल के लिए चुपचाप जाके बैठ जाओ और सरकार अपना काम करती जाएगी, आप अपना काम करते रहो। इस तरीके की भागीदारी जो अभी इन्होंने शुरू की है वो बहुत ज़रूरी हो गई है, जिसमें जनता हर डिसीजन, सरकार के हर डिसीजन में भागीदारी दे और इनकी मदद करे और सहायता करे, जिससे कि देश आगे बढ़े और आप आगे बढ़ने में पूरी इनका सहयोग करें। टेक्नोलॉजी और आईटी इंडस्ट्री ने कई इधर क्षेत्र खुले हैं और इसके कारण हमें जो ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, जो नौकरी के लिए तैयारी करनी होगी, उसके लिए मदद एक्स सर्विसमैन, वेटरन्स बहुत योगदान प्रदान कर सकते हैं। स्किल सेट्स के साथ साथ EQ और SQ, इसका मायना हुआ इमोशनल क्वोशंट और स्पिरिचुअल क्वोशंट। इनको भी हम अपने एक्सपीरियंस से ये आगे बहुत अच्छी तरह हम आगे इनकी पढ़ाई या इनकी भागीदारी कर सकते हैं। राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्रवादता, त्याग और अन्य भावनाओं, इनकी जागृति हम वेटरन्स जरूर कर सकते हैं। देश की प्राचीन संस्कृति और संस्कारों की रुचि भी इन छोटे और युवाओं में हम जागृत कर सकते हैं। भारत में टोटल 6000 डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं और हमारा संगठन इस तरीके से इसकी सोच की थी, इसका निर्माण किया था कि हम हर लेवल पर पहुंच सकते हैं। कई प्रांतों में हम नीचे के दर्जे तक, पंचायत तक अथवा गांव तक पहुंच गए हैं और ये हमारे को अपने कार्य में और हमारे लक्ष्य को पहुंचने में हमारी बहुत मदद करेगा। हमारे वेटरन्स उनकी नौकरी के दौरान, उनकी सर्विस के दौरान उन्होंने कई स्किल्स में उन्होंने माहिरता और कारीगरी हासिल की है। तो ये स्किल सेट्स और स्किल ट्रेनिंग के लिए बहुत एक हमारे पास टूल है जो इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ सामुदायिक डेवलपमेंट
कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसमें भी हम पहल कर सकते हैं। जैसे ब्लॉक या गांव की पंचायत के साथ मिलकर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन, इन चीज़ों में हम किसी भी संस्था की मदद करके उसको बढ़ावा दे सकते हैं। मैं डायरेक्टर जनरल नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ बात कर रहा था, उनका भी इस तरीके का मुद्दा है। पहले उनका जोर था इस इलाके अर्बन एरियाज में, अभी वो रूरल एरियाज में भी जा रहे हैं। हम रूरल एरियाज में हम हाजिर हैं और ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, और मैंने उनको ये सुझाव दिया कि हम उनकी किस प्रकार की इधर मदद कर सकते हैं, और साथ ही स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उनके साथ भी ये बातचीत कर रहे हैं कि हम उनके साथ मिलकर इन हर क्षेत्र में हर लेवल तक इस प्रकार पहुंच सकेंगे। मैं ये मानता हूँ कि पूरी जिंदगी हमें सरकार ने हमारी देखभाल की, मुझे मौका मिला है, मैं तकरीबन 15-16 विदेश के देशों में होके आया हूँ, और हमें अपने परिवार की देखभाल का मौका दिया। अभी हमारा समय ये आया है कि हमने उस सरकार को अपनी इस हुनरता और काबिलियत के साथ मदद करके कुछ वापस लिया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि राज्यपाल अपनी ओर से भी हमें कुछ मार्गदर्शन करें, हमें कुछ गाइडेंस दें कि हम किस तरीके से आगे बढ़ के इस पूरी मुहिम को एक कामयाब मुहिम बना सकें। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू जनरल बाजवा सर। आपने देश के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियाँ, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और उनके बारे में जो एक सोच रखी है कि पूर्व सैनिक भी उसमें कहीं पे कुछ रोल अदा कर सकते हैं, ये बहुत ही मेरे ख्याल से अच्छा कंसेप्ट है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि में भी इस विषय में जरूर विचार करेंगे। श्रीमान, अगर आप आज्ञा दें तो मैं 1 मिनट एक विषय पे आपका ध्यान देना चाहूँगा कि आर्मी के एडिशनल जनरल साहब की ब्रांच के अंदर एक सोसाइटी है जिसका नाम है आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे बीच बिल्कुल आर.के. शर्मा साहब बैठे हैं जो उसके पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर थे। हम जब भी कोई दिल्ली गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट आती है वो सिर्फ राज्य सैनिक कोड से नाम लेते हैं, जहाँ सिर्फ जो दिल्ली के पूर्व सैनिक है वो ही काम करते हैं। लेकिन ये ऐसा संगठन है जिसमें बाहर का कहीं का भी एक्सेसमेंट आए वो भी उसमें शामिल है। तो अगर AWPO को भी दिल्ली सरकार अपने पैनल पर ले और कोई रिक्वायरमेंट होने से बताया जाए तो सभी सैनिकों का लाभ होगा। अब शांति ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे गांधी जी से प्रेरित एक माइम एक्ट प्रस्तुत करेंगे। शांति ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल द्वारका।
प्रतीकात्मक माइम एक्ट के लिए लेट्स गिव अ बिग हैंड टू द चिल्ड्रन ऑफ शांति। वेटरन्स इंडिया के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। वो हमारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का फेज पूरा हो चुका है, लेकिन जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो कई आसमान बाकी हैं, अभी तो कई आसमान बाकी हैं। और मैं इसी के साथ हमारे पैटर्न मेजर जी डी बख्शी साहब, सेना मेडल, विशेष सेवा मेडल साहब से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आकर संबोधित करें हम सभी को। ही इज ए कम्बैट वेटरन ऑफ मेनी skirmishes ऑन लाइन ऑफ कंट्रोल एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन जम्मू कश्मीर एंड पंजाब। He commanded his battalion in Kargil and was awarded Vishesh Seva Medal. He commanded his brigade in counter-terrorist operations at Kishtwar in J&K and was awarded Sena Medal. He commanded Romeo Force in intensive counter-terrorist operations in Rajouri, Poonch, J&K. He had 2 tenures at prestigious Director General Military Operations. He was first Brigadier General Staff of Information Warfare at Northern Command. He is a prolific writer on matters military as well as non-military and has published 22 books and over 110 papers in various prestigious journals. He taught at IMA. He was the directing staff when I was a cadet in 1979 at IMA. He is my guru. And Defence Services Staff College for 3 years each and 2 years at National Defence College and retired in June 2008. He is PhD from Madras University and a defence analyst of international fame. Let's give a big hand to Major D.D. Bakshi, Sena Medal, Vishesh Seva Medal. महामहिम उपराज्यपाल महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, प्यारे वेटरन्स, देवियों और सज्जनों, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं। मैं एक अहम बात यहाँ के ऑडियंस को याद दिलाना चाहूंगा। सीरिया में गृह युद्ध कोई 5 साल पहले शुरू हुआ। आज उस मुल्क में एक भी इमारत खड़ी नहीं है। तबाही का मंजर अगर आप देखना चाहते हैं तो सीरिया की तरफ देखिए। सीरिया की प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? उपराज्यपाल महोदय, दमास्कस और एलेप्पो की यूनिवर्सिटी से, दमास्कस और एलेप्पो की यूनिवर्सिटी से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। और मैं 2 टूक शब्दों में एक फौजी की तरह साफ कहना चाहूंगा कि वही मंजर हम देख रहे हैं जेएनयू में, जादवपुर में, हैदराबाद में। वही हमने देखा होते हुए रामजस कॉलेज में, जब फिर यहाँ लोगों को तकलीफ है कि वो राष्ट्रगान नहीं गाए, राष्ट्र का झंडा नहीं फहराया जा सकता। भारत के क्षेत्र, जब मैं कुछ दिन पहले जब जेएनयू में ये फसाद शुरू हुआ तो मेरी पलटन के लड़कों ने मुझे जम्मू कश्मीर से लिंक किया कि साहब बुरहान वानी के नारे तो हमने यहाँ सुने थे, अब ये दिल्ली में लगने शुरू हो गए। देखिए, इसीलिए हम जो वेटरन्स इंडिया के पूर्व सैनिक हैं, हम तो अपनी लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं। सारी जिंदगी तकरीबन मेरी तो जम्मू कश्मीर में गोलियां खाते गुजर चुकी है और कारगिल में तो गोले खाने का भी शौक पूरा हो गया। लेकिन हमने सोचा था वी हैव फॉट आवर लास्ट बैटल, बट आवर बैटल हैज जस्ट कमेंस्ड। हमारी लड़ाई अब शुरू हुई है। इसीलिए जब देश में तकलीफ हो रही है लोगों को राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए, राष्ट्रगान के लिए खड़े होने के लिए, तो मेरे ख्याल वक्त आ गया है कि हम पुराने फौजी जरा फिर मैदान में उतरे। क्योंकि अगर बुरहान वानी के पहले नारे यहाँ दिल्ली में लगेंगे और उसके बाद कहीं और यहाँ नारे लगेंगे अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अरे साहब, कौन है अफजल के कातिल? अफजल के कातिल वो सुप्रीम कोर्ट के जज
जिन्होंने पार्लियामेंट पे हमला करने वाले को सजाए मौत दी, आप कह रहे हैं यहाँ पे हमारी दिल्ली की सरजमी में कि अभी तक हमने उनको जान से नहीं मारा। और जो पथराव पार्टी का जो मंजर चल रहा है, जो हमारा तमाशा बनाया जा रहा है, ये जम्मू कश्मीर में आपने देखा किस तरह बेचारा एक सीआरपीएफ के जवान को पीटा जा रहा था, लातें मारी जा रही थी। कैन यू असॉल्ट अ पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी? तो इसलिए मैं समझता हूँ समय आ गया है कि हम वेटरन्स अपनी दूसरी मुहिम शुरू करें इस देश में देशभक्ति फैलाने के लिए। उपराज्यपाल महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग 8 साल से तो मैं जा रहा हूँ और अब तो वेटरन्स इंडिया का साथ मिल गया, स्कूलों में जा रहे हैं। We have requested schools to adopt a military hero, कोई परमवीर चक्र विजेता मरणोपरांत, कोई महावीर चक्र विजेता मरणोपरांत उसको अडॉप्ट करें। उसकी शहादत के दिन बच्चे देशभक्ति के गीत गाएं, छोटे प्लेलिस्ट करें उसके ऊपर और थोड़े स्पीचेस दें, पोएम्स पढ़ें और उसके बाद उस शहीद के माँ बाप को कलेक्टिव चिट्ठी लिखें। You are not alone in your darkness, we are with you। मेरे बड़े भाई साहब 1965 में शहीद हुए थे। जिस साल शहीद हुए पूरा शहर हमारे घर आ गया। अगले साल वहाँ अंधेरा था और मैं जानता हूँ मेरे पूरे माँ बाप किस अकेलेपन में गए। तो ये एक रोशनी फैलाई जाए उन घरों में जिनका चिराग बुझ गया, ये हमारे बच्चे का देशभक्ति की भावना फैलाने के लिए। ये वेटरन्स इंडिया does not ask what the country can do for you. We ask ourselves what we can do for the country and without waiting हम लोग इस मुहिम से उतर पड़े। उपराज्यपाल महोदय, हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। साल में 4 बार हम लोग पूरे देश में, जिस तरह की अमेरिका में प्राइड परेड होती है, वेटरन्स की प्राइड परेड, पराक्रम की परेड हम करना चाहते हैं। अपने रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे, कारगिल के विजय दिवस पे, बांग्लादेश के विजय दिवस पे मोटरसाइकिल्स हम लेकर रैलीज करेंगे राष्ट्रीय ध्वज के साथ। पिछले साल ये रैली पहली बार गोयल और उनके साथियों ने की थी। गोयल साहब यहाँ हैं, उनके साथियों ने की थी। मैं जरा आपको उसका एक ग्लिम्स दिखाना चाहता हूँ और मैं आपकी इजाजत चाहूंगा राज्यपाल महोदय कि इस साल कारगिल दिवस के एक दिन पहले 23 जुलाई को हम एक 2 से 3 हजार मोटरसाइकिल्स की रैली आउटर रिंग रोड पे लगाना चाहते हैं। हम आपकी इजाजत चाहेंगे कि हम इंडिया गेट से शुरू कर सकें और वहां खत्म कर सकें श्रद्धांजलि देने के लिए, और जेएनयू के चारों तरफ हम जरूर जाए। देखिए, ये हम लोग अपना खून दे चुके हैं लड़ाई के मैदानों में, और ये खून खौल जाता है जब हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान होता है, जब हमारे देश को तोड़ने की बातें यहाँ पे होती है। इसलिए बच्चों को रीच आउट करना अनिवार्य है, बच्चों को रीच आउट करना अनिवार्य है। जरा इसका म्यूजिक ऑन कर दीजिए, जरा 1 मिनट देखिए। ये मंजर हम दिल्ली में लाना चाहते हैं, राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति की भावना। राइट पड़े हमारा आह्वान है, सारे जो वेटरन्स इंडिया के हमारे दूर दूर के प्रांतों के लोग आए हुए हैं, ना केवल दिल्ली में, सारे भारतवर्ष में, हर शहर में, चाहे हर गांव में, हमारे वेटरन्स डे के बाद राष्ट्रीय ध्वज के साथ प्राइड परेड, पराक्रम परेड हम परिक्रमा करें अपने अपने शहर की,
और कसम खाएं कि हम ये देशभक्ति का जज्बा कभी कभी मरने नहीं देंगे। जरा मेरे साथ एक बार हमको जरा हम देखें अपना जोश अभी है या खत्म हो गया। जरा मेरे साथ बोलिए जय। ये आवाज इस्लामाबाद पहुंचनी चाहिए और बीजिंग जय। धन्यवाद। जय वेटरन्स इंडिया। अगर अभी ब्लड प्रेशर नापा जाए तो कम से कम 5 से 10 डिग्री हर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हाई बीपी से सफर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जनबख्शी साहब में इतना सामर्थ्य है कि वो पूरे देश को छोड़िए पूरे विश्व का बीपी बढ़ा सकते हैं। कि लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड। परम आदरणीय मां महिम महोदय, हमारे मुख्य अतिथि, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आकर हमें संबोधित करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। Bakshi Sahab, who is a patron of Veterans India, and Bajwa, the highly decorated soldier, again a patron of India, Mr. Mishra, the National President of Veterans India, and all of you, members of this great organization, and guests who come from outside. First of all, thank you very much कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर इस संस्था के बारे में बताने का सहमत किया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आया और मुझे ज्ञान हुआ कि आप लोगों की ऐसी एक संस्था है जो ऐसा काम कर रहे हैं। मैं खुद तो कभी आर्म फोर्सेस में नहीं रहा, लेकिन मेरा एसोसिएशन आर्म फोर्सेस के साथ right from the very beginning of my service रहा। मैं 1970 में असम के बॉर्डर पे पहुंचा, जो उस वक्त धीरे धीरे हीट अप हो रहा था, और 1971 के 14 दिसंबर को हमने देखा कि आसमान में एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं। बिकॉज तब तक शायद बांग्लादेश के रिफ्यूजीज़ का आना वहाँ बॉर्डर एरियाज़ में, जहाँ मैं एक रिफ्यूजी कैंप देख रहा था जिसमें लगभग 1.5 लाख आदमी थे, और वो उसी इलाके में था जिधर जनरल गंगाधर नागरा की कॉलम जहाँ से गई थी टंगाई होती हुई बात। ये दूरा एक जगह है गारो हिल्स में जहाँ पर मैं था, और बहुत ही बैक और बियॉन्ड था, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने किसी तरीके से रेफ्यूजीज़ को रखा हुआ था और आर्मी वहीं से आगे गई थी। उसके बाद मैं मिजोरम गया, यहाँ 4.5 साल रहा, 72 to 76, और हमारा आर्मी के साथ कॉन्टैक्ट 24/7 रहता था, क्योंकि उस वक्त इंसर्जेंसी अपने पीक पर थी। और उसी दौरान सिर्फ एक ही हादसे में यूनियन टेरिटरी के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीआईजी और एसपी अपने ऑफिस में अंडरग्राउंड टेररिस्ट के शिकार हुए और उनकी मर्डर हुए वो देश के लिए, और वो ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ आए थे अंडरग्राउंड टेररिस्ट। खैर उसके बाद ये हुआ कि जैसा आप जानते हैं कि मिजोरम में पीस अकॉर्ड साइन हुआ, और आज मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का एक सबसे पीसफुल स्टेट है। बड़ी खुशी की बात है। तो 4.5 साल मैंने फिर आर्मी के साथ वहाँ बिताए, और उसके बाद मैं गया एंडमन्स में, जहाँ अगेन नेवी एंड एयरफोर्स के बिना शायद सिविलियन ज़िंदगी बिताना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि तब तक एंडमन्स कनेक्टेड नहीं था मेनलैंड से।
आपको फ्लाई करके जाना पड़ता था वाया रंगून, और तब पोर्ट ब्लेयर फ्लाइट जाया करती थी। तो वहाँ नेवल कमांड था और आर्मी की भी बटालियंस थी जिनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन होता था। इसलिए आपके जज्बे का, आपके कल्चर का, आपके काम करने के तौर तरीके का मुझको बहुत तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान ज़रूर है। मुझे खुशी है कि आपने मुझे बुलाकर इस संस्था के बारे में बताया, और इससे जानकर और भी खुशी है कि ये संस्था इन फील्ड में काम कर रही है, क्योंकि एक इतना बड़ा, जैसा आप सब ने कहा है, एक इतना बड़ा वेल ट्रेन्ड, डिसिप्लिन्ड एंड मोटिवेटेड ह्यूमन रिसोर्स फोर्स है जिसको कि देश के कामों में लगाया जा सकता है और इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और हो भी रहा है। आपने इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक संगठन के रूप में कर रहे हैं, इसलिए अनडाउटेडली इंसान जब अकेले कोई काम करता है तो शायद उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होता, उसका शायद सस्टेनेबिलिटी इतनी नहीं होती। लेकिन अगर वही एक ऑर्गेनाइजेशन हो, एक प्लेटफॉर्म हो जिसमें लोग मिल के साथ काम करें, तो एक और एक मिल के 11 होता है। इसलिए संगठन ये काम कर रहा होगा, आई एम क्वाइट श्योर। और मैं अभी जन्म साहब ने कहा कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी के रूप में करते हैं तो वो देश के काम में आ सकते हैं। आज की तारीख में ये मानना, जैसा कि अभी आपने कहा कि एक गवर्नमेंट को वोट कर दिया, पार्टी को, गवर्नमेंट बन गई, उसके बाद बस अब 5 साल बाद देखेंगे हमें देश के लिए क्या करना है, ये तो अब एक सिविलियन सोसाइटी का कहीं भी नहीं हो सकता संभव, क्योंकि देश जब सब लोग मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर ठीक से चलाते हैं तभी देश चलता है। और आजकल तो इतनी, चाहे वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो या इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं देश में काम करने के लिए, देश को सही रास्ते में ले जाने के लिए। और जैसा अभी कहा गया कि डिससैटिस्फैक्शन भी हैं, झगड़े भी बढ़ रहे हैं, देश प्रेम की भावना भी आनी है, तो बहुत सी ऐसी जगह हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, और क्यों ना हो हमारा एक जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको बार बार कहा जाता है कि हम यंग नेशन है और 25 ईयर्स से कम के लोग 60% होंगे या कितने होंगे, सो ऑल दैट इज़ फाइन। लेकिन इस यंग फोर्स को कम से कम सही डायरेक्शन में ले जाके लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो डिविडेंड नहीं रहेगा, हमारी मुश्किलात बढ़ती ही जाएंगी। और आगे अगर चल के देखें कि जब इतने मिलियंस ऑफ यंग पीपल पढ़ लिख कर बाहर आते हैं तो उनको नौकरियां कहाँ मिलेंगी? एग्रीकल्चर में तो नौकरी नहीं मिलनी है, इंडस्ट्री हो सकता है या सर्विस सेक्टर हो सकता है। सर्विस सेक्टर ऑलरेडी काफ़ी कुछ कर चुका है, मुझे नहीं मालूम उस सेक्टर को कितना और बिल्ड किया जा सकता है। तो अब बचता सिर्फ इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री भी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री, क्योंकि आज की तारीख में ग्लोबल कंपटीशन में काम करती है, इसलिए वो इतनी लेबर फोर्स ओरिएंटेड नहीं हो सकती, मैकेनाइजेशन आएगा। तो अल्टीमेटली बचता एक, जिसको आजकल के ज़माने में MSME सेक्टर कहा जाता है,